नमस्कार। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर आज की क्लास होनी है, वो है वैदिक काल, वैदिक पीरियड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि अराउंड 1750 BC में, मीन्स 1750 ईसा पूर्व के आसपास समाप्त हो गया था, पतन हो गया था उसका। कई कारण थे उसके पतन होने के। उसके बाद लगभग 200-250 साल का गैप था। उसके बाद से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये टाइम पीरियड नोट करेंगे। 1500 BC से 600 BC तक। इस टाइम पीरियड को हम भारतीय इतिहास में वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक पीरियड या वैदिक एज कह सकते हैं। अच्छा, आप लोग को याद होगा स्टोन एज में हमें कुछ भी रिटर्न में नहीं मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था, उसमें रिटर्न हमको चीज़ें मिली थी, इंस्क्रिप्शंस मिले थे, लेकिन उनको रीड नहीं किया जा सका। मतलब वो जिस भी लैंग्वेज में लिखी है उस लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाए। अब जो वैदिक काल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे भारतीय इतिहास का वो समय है जहाँ पर इस समय का हमें रिटर्न एविडेंस मिलता है, और रिटर्न साक्ष्य ऐसे हैं लिखित में जिनको हम लोग आज तक फॉलो करते हैं। तो वैदिक काल ऐसा काल है जहाँ पे हमको उस काल से हमें सबसे ज़्यादा चीज़ें रिटर्न में मिली हैं। और इस समय में लगभग आप देखिएगा किसी भी बुक में लगभग समय यही दिया है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, क्योंकि रिटर्न में लिखित में कोई भी चीज़ मिलती है तो वो साक्ष्य वो बन जाता है ना, क्योंकि हर जगह अलग अलग तो नहीं लिखा रहेगा। तो वैदिक काल कैसे शुरू हुआ और कौन लोग थे वैदिक काल में? सबसे पहले तो ये जानने की नाम वैदिक काल कैसे पड़ा। तो वैदिक काल जो है देख के हमको समझ में आ रहा है, वेदों की रचना जिस काल में हुई, इसलिए उस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। हमारे जो भारतीय साहित्य के प्रमुख जो वेद हैं, 4 प्रमुख वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों की ही रचना इस काल में हुई थी, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई थी इस काल में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये जानते हैं कि वैदिक काल में कौन लोग थे, किन लोगों ने इस काल में अपना शासन किया, या कौन लोग थे जिन्होंने वेदों की रचना की। तो एक वर्ड आता है, वैदिक काल को हम आर्यंस एज भी बोलते हैं, या फिर आर्यंस पीरियड बोल सकते हैं। आर्यकाल, क्योंकि इस काल में आर्यों का आगमन, उद्भव और क्या कहें आर्यों का विस्तार हमारे भारतीय इतिहास में देखने को मिला। अब ये आर्य कौन थे, आर्य थे कौन? तो इसके बारे में किसी एक विद्वान के मत पे सेटल नहीं हुए हैं, सहमत नहीं हुए हैं। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, विचार है। तो इनमें से एक है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर इन्होंने कहा कि वो आए थे आर्य सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर जी ने कहा कि मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ था। विलियम जोन्स नाम के एक विद्वान थे,
इन्होंने कहा कि वो आए थे यूरोप से। और बाल गंगाधर तिलक जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इन्होंने कहा कि आर्य जो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और इन्होंने कहा था कि आर्य जो है वो आर्कटिक से आए थे, आर्कटिक से। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी जो जिनको हम एक समाज सुधारक के नाम से जानते हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने कहा था कि वो तिब्बत से आए थे, तिब्बत। और एक विद्वान थे AC दास, AC दास जी। तो इन्होंने कहा कि आर्य जो है कहीं से आए नहीं थे, वो इंडिया के ही थे। इन्होंने बोला कि आर्य क्या थे, भारतीय ही थे। तो सबके ऐसे अलग अलग विचार थे, पर इनमें से सबसे ज़्यादा जो मत था प्रसिद्ध, या फिर जिससे ज़्यादा लोग सहमत हुए कह सकते हैं, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जी, जिन्होंने कहा कि आर्य सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से आए थे। तो इनके बारे में ज़्यादातर लोग इस मत को मानते हैं। अब आर्य, इनके मत के अनुसार आर्य आए थे सेंट्रल एशिया से। तो सेंट्रल एशिया से जब वो आए तो वो कहाँ बसे, लगभग सिंधु घाटी के आसपास का जो एरिया है, उस एरिया को बोला जाता है सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र, यहाँ पे 7 नदियाँ थी ना, तो इस एरिया को बोला जाता है सप्त सैंधव क्षेत्र। तो उस एरिया में ये पहले बसे। कुछ पाकिस्तान का एरिया आएगा उसमें, सिंधु घाटी में, पंजाब, राजस्थान का थोड़ा थोड़ा एरिया ऐसा कवर करके आएगा। तो उस एरिया में ये पहले आर्य लोग आके बस गए। अब उसके बाद कुछ समय पश्चात थोड़े थोड़े ये लोग खिसकते गए, खिसक के आगे ये लोग पहुंच गए गंगा की घाटी के क्षेत्र में, मतलब दिल्ली, यूपी, बिहार वाले क्षेत्र में, आसपास में पहुंच गए। तो उसके बाद इनका मतलब, पहले ये लोग एक पर्टिकुलर एरिया में, सिंधु घाटी क्षेत्र वाले एरिया में इनका बसाहट हुआ। उसके बाद वो लोग उधर खिसकने लग गए। अब ये जो दोनों समय था, पहला वाला और बाद वाला, तो इस समय को हम लोग 2 कालों में बांट लेते हैं। वैदिक काल को हम लोग 2 काल में, 2 अलग अलग हिस्से में बांट के इसका स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही कालों में काफ़ी कुछ विविधता मिली, मतलब इस समय पे काफ़ी कुछ अलग था और इस समय में काफ़ी चेंजेस आ गए। तो इसलिए इसको हम 2 हिस्सों में बांट के इसको स्टडी करते हैं। जैसे देखिए, मोबाइल को ही ले लीजिए। एक वक्त था जब छोटा सा डब्बा वाला मोबाइल आता था, फिर धीरे 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 समय ऐसा आया, टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ गई, ऐसी विकसित हुई कि आज तो मोबाइल एक से एक आते हैं। मतलब आज कहा जाए तो मोबाइलों का तो काया पलट ही हो गया है। तो वो एक क्रांति वाला समय हो गया। अभी हम इसको समझ सकते हैं कि अभी वर्तमान समय, और जो शुरुआत था मोबाइल का, उसको हम स्टार्टिंग वाला समय, उसको अलग मान सकते हैं, है ना। धीरे धीरे कोई भी चीज़ चेंज होती है। तो वैसे ही वैदिक काल में ये 2 हिस्सों में हम इनको बांट सकते हैं। एक तो होता है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, ये था 1500 BC से लगभग 1000 BC के आसपास, ईसा पूर्व, ऋग्वैदिक काल ना। नाम से ही पता चल रहा है, इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद जो सबसे पहला वेद था। नेक्स्ट है
जिसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, जो बाद में आया। वैदिक काल ही है क्योंकि यहाँ भी वेदों की रचना हुई है, लेकिन बाद में आया, तो हम इसको लेटर वैदिक काल बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। ये था लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। अब इन दोनों समय में काफी कुछ असमानता दिखी, मतलब चेंजेस। इस समय में सामाजिक व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति, समाज में जो कैटेगराइजेशन था लोगों का, धर्म, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस समय पे काफ़ी अलग थी, इस समय पे काफ़ी अलग थी, इसलिए हम इसको दो हिस्से में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं, पहले तो मैंने ये बताया कि इस काल में ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वेद की रचना हुई थी। दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल, इस पीरियड में बाकी के जो 3 और वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उन तीनों की रचना हुई थी। अब ऋग्वैदिक काल में हम सबसे पहले देख लेते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं राजनीतिक संगठन। पॉलिटी इसको बोलते हैं हम, या एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, प्रशासन। कैसा था इस वक्त, तो यहाँ पर कैसा प्रशासन था। सबसे पहले एक फैमिली को क्या कहा जाता था, कुल। एक फैमिली है, कुल, बहुत सारी फैमिलीज का ग्रुप है, तो बहुत सारी फैमिलीज से मिलके क्या बन गया, ग्राम। बहुत सारे ग्राम से मिलके क्या बन गया, विश्व। विष जहर वाला विष नहीं है, इसका नाम विष है, विष। और विश्व से मिलके बन गया जन। देखो वर्तमान समय में अभी करंट जो हमारा टाइम है उसमें कैसा रहता है, प्रशासन कैसा रहता है, जैसे लोगों से मिलके फैमिली बनती है, एक फैमिली, बहुत सारी फैमिली मिलके क्या बन जाता है, एक गांव बन जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी गांव था, कुल को मिला दो, मतलब फैमिलीज को मिला दो तो गांव बन गया। बहुत सारे गाँव को जब मिला देते हैं, मतलब बहुत सारे गाँवों की एरिया को एक साथ कवर करके हम एक तहसील देखते हैं या फिर विकासखंड ब्लॉक देखते हैं, तो समझ लो वो है विश्व। फिर उसके बाद कई सारे विश्व को मिला दिए, मतलब विश्व को इकट्ठा करके उसके ऊपर उस पर जो प्रशासनिक जो हमारा सिस्टम रहेगा तो उसको बोलेंगे जन। जैसे कि आज के समय में क्या है, जिला, डिस्ट्रिक्ट, जिला होता है ना, तो कुल परिवार में जो हेड होता है कुलपति हो गया। ग्राम का जो हेड है, जैसे सरपंच होता है हमारे यहाँ, तो उस टाइम पे उसको बोला जाता था ग्रामणी। विश का जो हेड होता था, जैसे अभी ब्लॉक, तहसील का मुख्य कौन होता है, तहसीलदार होता है। तो यहाँ विश का जो मुख्य व्यक्ति था वो होता था विशपति, उनका नाम विशपति कहलाता था। जन मतलब अभी के समय में हम जिला से समझ सकते हैं, तो जन का जो हेड होता था वो होता था राजा, जिसको बोलते थे राजन। तो इस समय ऋग्वैदिक काल में राजन मतलब राजन जो है वो जन पर ही राज करता था, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता था। एक जिला जो है, सबसे बड़ी इकाई जो होती थी, पॉलिटिकल जो कह सकते हैं हम, राजनीतिक संगठन जो था, उसमें सबसे बड़ी इकाई होती थी जन। अब उत्तर वैदिक काल में जैसे हम पहुंचे तो यहाँ पर जन से आ गया जनपद।
अब जन के बाद उससे बड़ा होगा जनपद, मतलब ये समझ लो, जन मतलब हम जिला से समझ रहे हैं ना, तो जन मतलब जिला, बहुत सारे जिला को मिला दिए तो क्या बन जाता है, एक राज्य। तो जनपद इज इक्वल टू स्टेट, एक राज्य बन गया जनपद को मिलाकर। अब यहाँ, अब दोनों में डिफरेंस क्या था, यहाँ पे जो राजा था, यहाँ भी राजा होता था जो हेड था, और यहाँ भी जो हेड था वो राजा होता था, लेकिन ये छोटा लेवल का था। अब ये बड़ा हो गया, स्टेट में बहुत सारे जिला आ गए, तो राजा की शक्ति भी बढ़ गई। एक तो चीज़ ये थी कि यहाँ पर इस समय पर कर व्यवस्था नहीं थी, नो टैक्स, टैक्स नहीं लगता था। तो टैक्स नहीं लगता था तो राजा के पास खजाना नहीं होता था, तो पावर भी नहीं होता था। राजा को यहाँ पर सीमित अधिकार थे, मतलब राजा जो है एक तरह से कहा जाए तो सिर्फ प्रशासन के लिए, मतलब जो सिस्टम के लिए काम करता था, उसका अपना कुछ पावर नहीं था। बट यहाँ पर स्टेट जब एक राज्य बन गया तो वहाँ पर राजा जो है वो उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस वक्त तक ऐसा था कि कोई आदमी आके राजा को अगर कुछ बोल दे तो ऐसा नहीं कि राजा बोल दे कि इसको सीधा फांसी पे चढ़ा दो, नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर उसका उतना पावर ही नहीं था ना कि वो ये डिसीजन ले सके, या वो किसी को भी ऐसे ही अपनी मनमानी से कुछ भी बोल दे। यहाँ पर सिर्फ व्यवस्था के लिए राजा था, बट यहाँ पर राजा का पावर बढ़ गया। अब तो मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि कर भी मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है, खजाना भी है इनके पास, ऐसा है तो पावर है। और उसके बाद ये आर्मी भी बनाना चालू कर दी, आर्मी, सैनिक, तो ऑब्वियसली पावर और बढ़ गया इनका। तो ये था राजनीतिक संगठन। ये क्लियर हो गया तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, इसमें कुछ और चीज़ बतानी थी। अब यहाँ पे कुछ, अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ कुछ इन्होंने बना रखा था, कुछ कुछ ग्रुप, जैसे एक था सभा। सभा सभा बुजुर्ग लोग का एक ग्रुप बना दिया था जो कई तरीके के डिसीजन ले सकते हैं। ये थी सभा। फिर था समिति। समिति जैसे अभी हमारे यहाँ होती है ना, वर्तमान में कई लोग मिलकर अपना समिति बना लेते हैं, जैसे गणेशोत्सव होगा तो उसमें समिति होगा, ऐसे कई कई चीज़ों के लिए अपना समिति बनाते हैं लोग मिल के आपस में। वैसे समिति थी, तो समिति का जो हेड होता था वो होता था राजा, किंग, ये हेड होता था। और एक होता था विदथ। विदथ विदथ था सोशल इश्यूज के लिए। पता चला किसी का जमीन के लिए अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया, या एक ही फैमिली में बंटवारा को लेके झगड़ा हो रहा है, तो ऐसे सोशल इश्यूज जो थे उसका निपटारा करने के लिए विदथ था। अब यहाँ उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति, बस दो ही चीज रह गई थी, एक थी सभा और दूसरी थी समिति। विदथ को हटा दिया गया, मतलब सोशल इश्यूज भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया। तो ये था पॉलिटी या एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, या राजनीतिक संगठन, इस तरह से शासन चलता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा। वर्ण व्यवस्था जैसे अभी आप
जब भी कोई फॉर्म भरते हो, स्कूल का, कॉलेज का, एग्ज़ाम का, जो भी है, उसमें आपसे पूछा जाता है ना कैटेगरी कौन सा है, जनरल है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, क्या है। तो वैसे ही उस वक्त भी समाज में कैटेगराइजेशन था, लेकिन वो कैटेगराइजेशन कैसा था, वर्ण व्यवस्था का नाम। तो वर्ण व्यवस्था में मेन क्या क्या थे, 4 था। नंबर 1 ब्राह्मण, ब्राह्मण। नंबर 2 क्षत्रिय, क्षत्रिय। नंबर 3 वैश्य। इंग्लिश में इनको ऐसे ही लिखेंगे ना। नंबर 4 में शूद्र। ब्राह्मण जो कि अभी भी हैं पंडित लोग, जो पूजा पाठ करवाते हैं, यज्ञ कर्मकांड करवाते हैं, ब्राह्मण। क्षत्रिय मीन्स वॉरियर समझ सकते हो, जो युद्ध करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, शासन करते हैं, प्रशासन संभालते हैं, लोगों की सुरक्षा करते हैं, वो क्षत्रिय। वैश्य बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं। और शूद्र, शूद्र वो जो सर्विस देते हैं। सर्विस में समझ लो साफ सफाई, सेवा वाला जो भी काम है वो शूद्र लोग से करवाया जाता था। तो इस वक्त भी ऋग्वैदिक काल में भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, और उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। लेकिन मेन जो डिफरेंस था, ध्यान देने योग्य बात ये है, वो अभी लिखेंगे। इसका बेसिस क्या था, इसका बेसिस था कर्म, कर्म प्रधान एक्शंस जो आपके। और इसमें यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, वंशानुगत। कैसी हो गई, वंशानुगत। इसका मतलब क्या है, कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था मतलब अगर आपको यज्ञ हवन पूजा पाठ करने में आपको रुचि है और आप वही काम अपनाए हो तो आप ब्राह्मण कहलाओगे। अगर आप क्षत्रिय वाला काम कर रहे हो, मतलब युद्ध में जा रहे हो, या फिर आप प्रशासन में हो तो आप क्षत्रिय कहलाओगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वैश्य कहलाओगे। अगर आप सर्विस वाला काम दे रहे हो, जो लोग साफ सफाई करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो शूद्र कहलाओगे। तो यहाँ पर एक्शन के हिसाब से था, जो जैसा काम कर रहा है उसको उस वर्ण में डाल दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अब राजा का पावर बढ़ गया ना, तो पावर बढ़ने से क्या होगा, अब राजा बोलेगा कि मेरे बाद अगला राजा कौन होगा, मेरा ही बेटा होगा। तो वंशानुगत वर्ण व्यवस्था हो गई, मतलब राजा के कुल में जो पैदा हुआ तो वो राजा का उत्तराधिकारी, मतलब वो लोग क्षत्रिय होंगे। क्षत्रिय के घर में जो पैदा हुआ तो वो क्षत्रिय हुआ, ब्राह्मण के घर में जो पैदा हुआ तो ब्राह्मण हुआ। ऐसे वैश्य और शूद्र में भी सेम यही चीज। तो यहाँ से ये दोनों में वर्ण व्यवस्था तो सेम है, लेकिन उसका जो आधार है उसको कैटेगराइजेशन करने का वो चेंज हो गया, यहाँ वंशानुगत हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब राजा का। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, कई राजा ऐसे होते हैं जिनके पुत्र जो हैं आगे, उनके बेटे जो हैं वो इस लायक तो नहीं होते कि वो राजा बन सके, उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको बना दिया जाता है। और हम लोग आगे हिस्ट्री में और पढ़ेंगे तो उसमें भी जानेंगे कि ऐसे जो जिनको सिर्फ राजा का बेटे होने की वजह से उत्तराधिकारी बना दिया जाता था, तो बाजू वाले जो राज्य में राजा है ना, वो उन पे आक्रमण करके उस राज्य को अपने में मिला लेते थे, क्योंकि उनको तो पता चल जाता है ना कि ये इस लायक है कि नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि एक महाभारत की एक कहानी है, कर्ण के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे, तो कर्ण को लोग ये मानते थे कि वो शूद्र परिवार से, उनके पिताजी रथ चलाते थे ना, तो उनको शूद्र परिवार का मानते थे। लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को एक राज्य का राजा बना दिया, अंग देश का राजा बना दिया। उसके बाद भी लोग उसको क्षत्रिय
कैटेगरी में नहीं गिनते थे, उसको गिना जाता था शूद्र में ही। लोग उसको हमेशा शूद्र होकर के उनको ताने मारते थे, कमेंट्स करते थे। तो वो इसकी वजह से है, वंशानुगत परंपरा जो चल रही थी उसकी वजह, इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते थे। क्योंकि जो गरीब है वो हमेशा, उसको कभी ऊपर उठने का मौका ही नहीं मिलेगा, भले ही वो टैलेंटेड होगा। शूद्र के यहाँ अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जो हो सकता है वो इतना इंटेलिजेंट हो कि वो ब्राह्मण वाला काम कर सके, लेकिन नहीं, उसको ये लोग करने नहीं देते। क्यों? क्योंकि तुम शूद्र के यहाँ पैदा हुए तो तुम शूद्र रहोगे। कोई बिजनेसमैन हो सकता है कि वो चाहेगा कि मैं युद्ध करूं, बिजनेसमैन का बेटा है लेकिन वो युद्ध करना चाहेगा, या फिर वो प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना चाहेगा, तो नहीं, ये लोग तो नहीं करने देंगे ना। तो वंशानुगत व्यवस्था का ये बहुत बड़ा डीमेरिट है। इसकी वजह से आगे हम बाद में और पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो ये थी वर्ण व्यवस्था। अच्छा चलो, अब यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और थी, ये तो वर्ण व्यवस्था हुई। अब एक और बात थी जो उत्तर वैदिक काल में हुई, वो था आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था तो उत्तर वैदिक काल में जिन ग्रंथों की रचना हुई उनमें इसके बारे में हमें पढ़ने को मिला। तो आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम जीवन को 5 आश्रम में बांट दिया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। चार प्रकार के आश्रमों में बांट दिया गया। क्या है ये आश्रम व्यवस्था? तो उनके अनुसार लाइफ को, हर एक इंसान को अपनी लाइफ को ये 4 आश्रम व्यवस्था में अपने जीवन को बांट देना चाहिए, तभी आप लाइफ को फुली जी रहे हो, अच्छे से जी रहे हो। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य, लाइफ का जो फर्स्ट फेज होता है उसको ब्रह्मचर्य मीन्स संतुलित जीवन हो। जैसे अभी भी होता है, हम मानते हैं ना कि स्टूडेंट लाइफ है, तो स्टूडेंट लाइफ में क्या करना है, हमको संयम से रहना है, पढ़ाई लिखाई में फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो समय है जब आप कंट्रोल में रहोगे और अपने जो जीवन का लक्ष्य, जो करियर है, उस पर फोकस करोगे। नेक्स्ट जो है गृहस्थ आश्रम, जब आप गृहस्थ में मैरिड लाइफ जियोगे, जब गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थी में प्रवेश कर जाओगे, तो उसके बाद मैरिड लाइफ जीना है आपको। उसके बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स वनगमन, गृहस्थी भी जी लिए। अब उसके बाद आप वन को जाइए, वन को जाके वहाँ कुछ ध्यान, योग, तप, साधना कीजिए, ज्ञान पाइए, क्योंकि जीवन में ये भी ज़रूरी है। और उसके बाद लास्ट स्टेज जो है वो संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम मतलब जीवन का एकदम आखिरी पड़ाव। आखिरी पड़ाव में आप फिर ईश्वर में ध्यान लगाइए और मोक्ष पा जाइए। तो ये रही वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन लोगों का व्यवसाय क्या था। व्यवसाय, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, काम धंधा क्या करते थे, सिंपल भाषा में कहें तो ऋग्वैदिक काल में इनका प्रमुख काम जो था पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। मेन जो काम था वो था एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन, जानवरों को पालने वाला काम करते थे। दूसरा काम था एग्रीकल्चर, खेती।
खेती, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा खेती जो है वो मेन काम नहीं था, प्रमुख काम नहीं था, सेकंड ऑप्शन में था। मेन जो था पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान देना। अभी तक यहाँ पर दो चीजें यूज होती थी, मेटल्स, धातुएं कौन कौन सी यूज होती थी? कॉपर और ब्रॉन्ज। कॉपर और ब्रॉन्ज, तांबा और कांसा बोल सकते हैं हम, तांबा और कांसा धातुएं यूज होती थी। अब उत्तर वैदिक काल में हुआ इन्वेंशन, किसका इन्वेंशन हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर वैदिक काल यहाँ पर इन्वेंशन हुआ आयरन का, लोहे का। किसका हुआ इन्वेंशन? आयरन, लोहा। अब लोहे का इन्वेंशन हुआ तो ये वो समय था जब ये लोग अब धीरे धीरे, पहले कि कहाँ थे इनका मेन जो एरिया था, विस्तार कहाँ तक था? सिंधु घाटी से सप्त सैंधव क्षेत्र में। अब लोहे का विस्तार होने से ये लोग लोहे की कुल्हाड़ी बनाए और भी औजार बनाए। अब ये लोग जंगलों को काट के थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ गए? गंगा घाटी के क्षेत्र में। अब वो जो एरिया है गंगा घाटी वाला क्षेत्र, तो वो बहुत ही फर्टाइल, उपजाऊ एरिया है। तो वहाँ पर अब इन्होंने खेती करना शुरू किया, बहुत अच्छा खेती हुआ। तो आयरन का इन्वेंशन होने से अब इनका जो मेन व्यवसाय हो गया वो हो गया खेती। ऑक्यूपेशन देखिए चेंज हो गया, कैसे कैसे इन्वेंशन हो रहा है, इन्वेंशन होने से ऑक्यूपेशन भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया व्यवसाय। अब एक पॉइंट हम लोग और जानते हैं, वो है रिलीजियन। रिलीजियन भी जरूरी है जानना। रिलीजियन कैसा था इनका? धर्म। तो ऋग वैदिक काल में ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर, प्रकृति पूजा। किसी भगवान की पूजा नहीं करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर वर्शिपर। नेचर जैसे पानी हो गया, जल, अग्नि, फायर और आपका वायु, तो ये सब जो हमको नेचुरली मिली हुई हैं। तो सोचिए कितने स्मार्ट थे वो लोग, कितने बुद्धिमान थे। उनको लगा कि ये सब जो नेचर से हमको मिल रहा है तो इसलिए हमको इनकी पूजा करनी चाहिए। और अभी जो इंसान जो है, इतने टेक्निक्स, इतना टेक्नोलॉजी हो गया, इतना अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, एआई का ज़माना आ गया है, लेकिन क्या कर रहे हैं? नेचर को खराब कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। कहीं जंगल काट रहे हैं तो कहीं कचरा फैला रहे हैं, कहीं प्लास्टिक से प्रदूषण फैला रहे हैं, पानी वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सब का असर भी दिखा रहा है ना? कहीं पे भी कभी बाढ़ आ रही है, कभी भूकंप आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो अगर आप नेचर की कदर नहीं करोगे तो नेचर भी अपना रूप दिखाएगा। तो ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में क्या होने लगे? यज्ञ, है ना, यज्ञ होने लगे, कर्म कांड होने लगे। और यज्ञ और कर्म कांड होंगे तो कौन करवाएगा? ब्राह्मण करवाएंगे, पुरोहित करवाएंगे। तो इससे क्या बढ़ने लगा? पुरोहितवाद बढ़ने लगा, पुरोहितवाद। अब इसकी वजह से ब्राह्मणों का उत्तर वैदिक काल में वर्चस्व बहुत बढ़ गया। राजा के पास हमेशा उनके दरबार में ब्राह्मण जरूर उपस्थित होते थे, क्योंकि वो हर चीज़ उनकी, हर बात मानते थे, हर चीज़ उनकी सलाह से किया करते थे। और अब यहाँ पर राजा लोग क्या करने लगे? अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ऐसे यज्ञ करने लगे बड़े बड़े। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है?
ये बहुत बड़ा यज्ञ होता है। इसमें राजा क्या करते हैं, घोड़े को छोड़ देते हैं और उसके पीछे पूरी सेना होती है ना। अब वो घोड़ा जो है आसपास के राज्य में जहाँ पे भी जाता है, तो किसी दूसरे के राज्य में गया तो उस घोड़े को पूरा सम्मान देना पड़ता है। और अगर आप सम्मान नहीं दोगे तो या तो उसकी सेना से युद्ध करना पड़ेगा। तो अपना शक्ति दिखाने के लिए, अपना पावर बढ़ाने के लिए, अपना राज्य बढ़ाने के लिए ऐसे यज्ञ किए जाते थे। तो यज्ञ करना है तो ऑब्वियसली ब्राह्मणों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ गया था, उनका भाव बढ़ गया था, उनको ज़्यादा भाव मिलने लगा था। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करना ज़रूरी है, वो है स्त्रियों की दशा। मीन्स विमेंस कंडीशन या पोजीशन बोल सकते हैं, कैसी थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी, क्या स्टेटस था उनका। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि ये सभा समिति में भाग लेती थी, वेद पुराणों का पाठ करती थी, स्वतंत्र अधिकार था इनको, बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन लेने का उनको हक दिया गया था, और स्वयंवर कर सकती थी, मनपसंद व्यक्ति से विवाह कर सकती थी। तो स्त्रियों की दशा स्थिति ऋग्वैदिक काल में बहुत ही अच्छी थी। आज हम बात करते हैं कि स्त्रियों की समानता के लिए, लेकिन सोचिए ऋग्वैदिक काल की बात, कितने सालों पुरानी की बात है, तब स्त्रियों की दशा कितनी अच्छी थी। वहाँ पे शुरू से उनको सेम ही ट्रीट किया जाता था, स्त्री पुरुष में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं माना जाता था, हर चीज़ में वो हिस्सा लेती थी, डिसीजन मेकिंग में भी, अपना खुद का वर चुनने में, दूल्हा चुनने में, वेदों पुराणों का पाठ करने में, हर चीज़ में उनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। अब उत्तर वैदिक काल जब आया तो यहाँ पे कंपैरेटिवली इनकी स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई, स्थिति अच्छी नहीं थी। अब अधिकार इनके सीमित हो गए ना, अधिकार सीमित हो गए, बहुत सारी चीज़ों में अब इनको पार्टिसिपेट नहीं किया करने देते थे। अच्छी नहीं थी इतनी बोल सकते, बट स्थिति में गिरावट आई, गिरावट आई बोल सकते हैं। अधिकार सीमित होने लगे, अब ये किसी चीज़ में भाग नहीं ले सकती थी, कई जगह पे वेद पुराणों का पाठ करने से भी मना किया जाने लगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोग जैसे कई सीरियल वगैरह देखे होंगे पुराने, उसमें देखते होंगे जैसे किसी पावरफुल राजा ने किसी राज्य पे अटैक करना चाहा, तब वो राजा के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसके अटैक का जवाब दे सके, तो वो क्या करता था, अपनी बेटी को उसके साथ शादी करवा दिया, अटैक से बच गया, राज्य बच गया। ऐसे बहुत सारे हम लोग देखते थे ना, राजा लोग का बहुपत्नी प्रथा थी, क्योंकि राजा जहाँ पे भी जाता था शादी कर लेता था। तो उस वक्त स्त्रियों को यूज़ किया जाता था एक तरह से अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, मतलब अपने राज्य के लिए, या कहें तो अपने फायदे के लिए स्त्रियों का यूज़ होने लगा। तो इसलिए यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं थी।
तो इस तरह से ये जो कुछ पॉइंट हमने अभी पढ़े हैं, तो इनके माध्यम से हम लोगों ने वैदिक काल को काफ़ी हद तक जाना, समझा और इसका जो डिवीज़न किया है वो भी समझ लिया। तो आगे की जानकारी जो है अगली वीडियो में मैं देना चाहूँगी। तो इस वीडियो को ज़रूर आप अच्छे से ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें और नोट्स भी बनाते चलें। ओके, थैंक यू।